ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हमारी मुगल चित्रकला प्रगति पर है। हमने मुगल चित्रकला के ऊपर वाला पार्ट पढ़ लिया है कि मुगल चित्रकला कहाँ से आई, इसका निर्माता कौन था, ये कहाँ कहाँ की चित्रकला से मिलकर के मुगल चित्रकला का निर्माण हुआ है। ये आदि चीजें हमने पहले से ही पढ़ रखी हैं। अब हमें इसमें भारत में जो मुगल चित्रकला का विकास हुआ उस पर चर्चा करनी है। तो प्यारे दोस्तों, भारत में जैसा कि हमने बताया था कि एक महान सम्राट बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना भारत में होती है। तो हम बाबर के टाइम पीरियड से प्यारे बच्चों इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बाबर को देखेंगे, हुमायूं को देखेंगे, फिर अकबर को देखेंगे, आगे बढ़ते हुए अन्य शासकों तक पहुंचेंगे। तो हम इस शिफ्ट में पहली कड़ी जो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, हम उसके बारे में पहले चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट यहीं से होता है मुगल वंश का, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मुगल वंश, या लिख लेंगे मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला देखेंगे सर्वप्रथम। तो मुगल चित्रकला में किसके बारे में पढ़ना है? तो बाबर के बारे में। बाबर के बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि मुगल वंश का संस्थापक प्यारे बच्चों यही बाबर होता है। और बाबर को जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत कुशल शासक था, राजनीतिक था, कवि था, लेखक था, बहुत सारे इसके अंदर गुण थे। अगर गुण ना होते, इतने सारे गुण ना होते, चतुर ना होता इतना, तो प्यारे बच्चों इतना बड़ा मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कैसे करता। और ये एक मामूली सी छोटी सी जगह उज्बेकिस्तान का फरगना का रहने वाला था, और इतने बड़े दिल्ली पर जहां 5 लाख की सेना कभी रहती थी, उस 5 लाख की सेना को धूल चटाकर इसने गद्दी अपनाई थी। तो प्यारे बच्चों ये महान था, कह सकते हो महान था। तो बाबर के हम जीवनी परिचय पर पहले प्रकाश डालेंगे, जीवन पर इसके देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुगल चित्रकला पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, हम यहाँ से लिखते हैं मुगल वंश की स्थापना। क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आ गया, मुगल वंश की स्थापना तो बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। लिख लेना है, बाबर ने की थी 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में प्यारे बच्चों याद रखना है, बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। और ये कब की थी? तो ये युद्ध हुआ था पानीपत का। पानीपत का युद्ध हुआ था, उसी में प्यारे बच्चों विजय प्राप्त करने बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर के और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ अगली कड़ी पे चर्चा कर लेते हैं। तो बाबर का पूरा नाम, बाबर का जन्म देख लेते हैं। बाबर का जन्म तो प्यारे बच्चों याद रखना है 14 फरवरी। अब 14 फरवरी प्यारे बच्चों तो सभी लोगों को डेट पता होगी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण डेट है, सब बच्चे को जानकारी रहती है इसके बारे में, 14 फरवरी के बारे में। तो 14 फरवरी डेट भूलेगा नहीं कोई, 14 फरवरी और फिर 14 याद रखना और 83। तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? तो फरगना कहाँ है? मौजूदा हालत में उज्बेकिस्तान में है प्यारे बच्चों। फरगना के उज्बेकिस्तान की फरगना में हुआ था
1483 ईस्वी में। अब हम लिख देते हैं बाबर का पूरा नाम। तो बाबर का पूरा नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम इसका था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बाबर का पूरा नाम था, प्यार से लोग इसे बाबर के नाम से बुलाते थे। अब बाबर के पिता को लिख लेते हैं। तो इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। प्यारे बच्चों, ये उमर शेख मिर्जा प्यारे बच्चों तैमूर वंश के थे। तैमूर वंश के थे। माता को इनकी अगर लिख लेते हैं, माता को, तो इनकी माता का नाम प्यारे बच्चों कुतुलुब निगार खां था। माता लिख लेते हैं कुतुलुब निगार खां। कुतुलुब निगार खां, और ये मंगोल वंश की थी, मंगोल। और इसी के आधार पर अपने माता के मंगोल वंश के होने के खातिर बाबर ने इसे मुगल नाम दिया था। मंगोल के ये इनकी माता थी कुतुलुब निगार खां, मंगोल वंश की थी, तो इसीलिए मुगल वंश नाम इसी से निकालकर रखा गया था। प्यारे बच्चों, अब यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या गुण थे बाबर में। तो बाबर नीति कुशल शासक प्यारे बच्चों, योद्धा के साथ लेखक था, कवि था, साहसी था। प्यारे बच्चों, ये नीति कुशल शासक था, योद्धा था, लेखक था, कवि था, साहसी और वीर भी पुरुष था। तो आप जितनी इसकी महानता बताएं वो कम थे। ये छोटे कद का था लेकिन बहुत बढ़िया बलवान आदमी था। तो आप इसको याद रखेंगे। नाटे कद के वैसे व्यक्ति ज्यादा थोड़ा फुर्तीले होते हैं, तो नाटे कद का था लेकिन योद्धा था। बचपन से ही इसे युद्ध कला में निपुणता प्रदान की गई थी। और प्यारे बच्चों, ये चतुर किस्म का बच्चा था। किसी दिन, अब यहाँ क्लास चल रही नहीं तो इसका जीवन परिचय अगर सुनाते तो बड़ा इंटरेस्टेड है इसका जीवन परिचय, बहुत मजा आता है इसके, क्योंकि ये 11 साल की उम्र में था जब गद्दी पर बैठा था। इसके पिता एक्सपायर हो गए थे। तो एक शिवाली खां था, तो इस पे आक्रमण करता था, कई बार आक्रमण करता था, तो ये भाग जाता था, मिलता ही नहीं था। लूटो, जितना लूटना चाहो लूटो राज्य को, तो खूब उसका राज्य लूटता, लेकिन मेन आदमी नहीं मिलता था, तो ये भाग जाता था। तो चतुर था व्यक्ति, तो भाग जाता था, फिर आके जब वो चला जाता था तो फिर आके बैठ जाता था, फिर संभालता था। उसके बाद अंत में शिवाली खां इसी का सेनापति बनता है, इसका जीजा भी बनता है। बहुत आदि घटनाएं होती हैं, तो बहुत अच्छी कहानी है। टाइम नहीं है, नहीं तो सुनाते, क्योंकि हमारा कोर्स भी देखना है। तो क्योंकि इसके स्टोरी में जो मुगल वंश पढ़ते हैं उनको पता है। तो बाबर, इतनी इसके में खूबियां थी, गुण थे प्यारे बच्चों। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, क्योंकि लेखक था। तो बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसका नाम था, लिख सकते हो बाबरनामा था। प्यारे बच्चों, बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा
लिखी था नहीं, लिखी, ये लिखी। और इसे क्या कहा, तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। आज बाबरनामा को क्या कहा जाता है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी याद रखना है। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी नाम दिया गया है प्यारे बच्चों। ये तुर्की भाषा में है, तुर्की भाषा में है। बाबरनामा किस भाषा में है, तुर्की, या लिख सकते हो चुगताई, चुगताई, चुगताई भाषा, तुर्की के चुगताई भाषा में है प्यारे बच्चों। फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद किसने किया, ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों। फारसी अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना अनुवाद, अब्दुल रहीम खान ए खाना, लिख लेना, खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, इन्होंने फारसी अनुवाद बाबरनामा का किया है, आप लोग याद रखेंगे। बाबर के दरबार में, बाबर के दरबार में बेहजाद चित्रकार रहता था, चित्रकार रहता था। बेहजाद का नाम सुना है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। ये बेहजाद चित्रकार था और इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का राफेल, पूर्व का राफेल यही है। बाबर के दरबार में था, ये बाबर के समय भारत आया था। बाबर ने अपनी आत्म कथा में बेहजाद की आलोचना की थी। आलोचना में इसने क्या कहा था, ये भी लिख देते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बेहजाद में, बेहजाद जो चित्रकार था इसकी आलोचना की थी, तो क्या कहा था, वह एक कुशल चित्रकार है, लेकिन क्या कहा था, लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन दाढ़ी रहित युवा चेहरे सही नहीं बना पाता था। प्यारे बच्चों, नहीं बना पाता है, ये लिखा है। वह एक कुशल चित्रकार था, लेकिन दाढ़ी रहित युवा चेहरे, दाढ़ी जो मुसलमानों में आपने देखी होगी प्यारे बच्चों, दाढ़ी रहती है, तो वो दाढ़ी रहित युवा चेहरे नहीं बना पाता था। ये अपनी बाबरनामा में किसने लिखा था, अपनी बाबरनामा पुस्तक में किसने लिखा था, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था। थोड़ा इसको इरेज करते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। वो बाबरनामा में बेहजाद की आलोचना करता है। ये आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एक बार कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसकी आलोचना की थी, तो प्यारे बच्चों इसी बेहजाद को याद रखना है, बेहजाद को याद रखना है, इसकी ही आलोचना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। बाबर
भारत आते समय अपने साथ, प्यारे बच्चों, बाबर भारत में आते समय अपने साथ शाहनामा की एक सचित्र प्रतिलिपि लाता है। ये अपने साथ शाहनामा की एक प्रतिलिपि लाता है। शाहनामा किसकी ये रचना है, तो आप लोग याद रखेंगे फिरदौसी की है। तो आप लोग फिरदौसी का नाम सुना होगा। तो ये प्यारे बच्चों वर्तमान में इस समय इसे अंग्रेज लेकर चले गए थे एशियाटिक सोसाइटी, प्यारे बच्चों, ऑफ लंदन। इस समय प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में। ये शाहनामा जो बाबर अपने साथ लाया था, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। शाहनामा के लेखक लिख सकते हो, नहीं तो भूल जाओगे। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी, याद रखना है। ये जो शाहनामा है प्यारे बच्चों, यहां पर लिख देते हैं ईरानी राजाओं की जीवनी है। प्यारे बच्चों, इसमें शाहनामा में फिरदौसी ने क्या लिखा है? ईरानी राजाओं की जीवनी या जीवन परिचय जो भी हो वो आदि लिख सकते हो। इसमें लिखा था। सचित्र ये पोथी है। सचित्र, चित्र के साथ सचित्र पोथी है। जीवनी भी लिखी हो, सचित्र भी बने हुए हैं, ये भी आप लोग याद रखना है। अब हम अगली कड़ी में बात करें। बाबर ने आगरा में एक ज्यामिति विधि से बाग का लगवाया था। तो ये भी लिख सकते हो क्योंकि पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो बाबर ने आगरा में एक ज्यामितीय विधि से एक बाग लगाई थी। बाग लगाई थी, लगवाई देखिए, खुद थोड़े लगाई थी, किसी ने लगाई होगी। तो लगवाई थी, जिसे नूरे अफगान कहा जाता है। वर्तमान में इसी नूरे अफगान को क्या कहा जाता है? तो आराम बाग। कहीं कहीं राम बाग भी लिखा है, याद रखना आराम बाग। और आराम बाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर जब मरता है 1530 में, तो इसी आराम बाग में इसको दफनाया जाता है, इसीलिए बाबर उसी में आराम कर रहा है, ये मान्यता है। तो आराम बाग उसका नाम रखा गया है, आराम बाग। कहीं कहीं राम बाग लिखा है और कहीं कहीं आराम बाग लिखा है, तो आराम बाग याद रखना है। ये इसी में बाबर दफनाया गया था। आगे अभी बता देते हैं जब उसकी मृत्यु होगी। तो ये नूरे अफगान और आराम बाग एक ही चीज है, याद रखना है। अब बात करें 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में मृत्यु
के उपरांत आराम बाबर ने आगरा यहां लिख लेता है। मृत्यु के उपरांत आराम बाग में दफनाया गया था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत आराम बाग में दफनाया गया था बाबर। यहां लिख लो में बाबर को दफनाया गया था उसी आराम बाग में। प्यारे बच्चों, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यहां लिख सकते हो आगरा में हुई थी, तो आप लोग लिख सकते हो। बाद में जब यहां दफना गया क्या था, बाद में उसे उसी के द्वारा चुने गए स्थान काबुल में हुमायूं के द्वारा दफनाया गया। बाद में उसे उसी के द्वारा चुने गए स्थान काबुल में हुमायूं के द्वारा दफनाया गया। उसने मरने से पहले कहा होगा कभी कि मेरी मृत्यु के उपरांत मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो हुमायूं ने उसे काबुल में दफनाया। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है, आप लोग याद रखेंगे। बाद में हुमायूं उसको दफना दे, तो इसको 2 बार दफनाया गया बाबर को। अब इतना महान था, एक बार में तो इसकी आत्मा को शांति मिलती नहीं, तो इसलिए 2 बार इसको दफनाया गया। याद रखना, इसका 2 बार अंतिम संस्कार हुआ। तो दफनाया गया, मृत्यु हो गई। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में, ये भी लिख लो। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, ये भी लिख लो। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को एक और उपाधि दी गई थी, बादशाह की उपाधि दी गई थी। बादशाह की भी उपाधि दी गई थी, कलंदर की भी उपाधि दी गई थी। बादशाह की उपाधि जब हुमायूं जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले बादशाह की उपाधि जब दी गई तभी हुमायूं इसके जन्म लेता है। तो ये इसकी लंबी कहानी है, तो वो बात की बात है, याद रखना। बादशाह और कलंदर की उपाधि इसको दी गई थी। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, 1-2 पॉइंट और हैं, उसको भी बता देते हैं। तो अगली कड़ी में प्यारे बच्चों बात करते हैं, इसकी मृत्यु के बाद उसे 2 बार दफनाया गया। एक बार आगरा में दफनाया गया आराम बाग में, एक बार काबुल को ले जाया गया हुमायूं के द्वारा, वहां दफनाया गया जो अफगानिस्तान में है, क्योंकि उसकी इच्छा थी मरने के उपरांत उसे काबुल ले जाया जाए, तो उसे दफना दिया गया। काबुल कहाँ है प्यारे बच्चों? सब लोग जानते हैं, अफगानिस्तान में। और बाबर को काहे की उपाधि दी गई? बादशाह और कलंदर की, आप लोग याद रखेंगे। अगली कड़ी में देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबर
ने अपनी आत्मकथा में हिरात, जो कल बताए थे हिरात, तो हिरात को बुद्धिजीवियों का शहर बताया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में हिरात को बुद्धिजीवियों का शहर बताया है, ये आप लोग याद रखना है। और बात करें तो बाबर ने एक पद्य शैली का आविष्कार किया, वो थी मुबैयान का नाम था मुबैयान पद्य शैली। मुबैयान पद्य शैली का आविष्कार किया, तो लिख सकते हो किसने? बाबर ने किया था। मुबैयान बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवनी लेखकों का राजकुमार। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो। जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, बाबर को कहा जाता है। यहां लिख सकते हो बाबर। और बात करें तो मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य पहला स्थापत्य कौन था? तो याद रखना है, काबुली बाग मस्जिद। लिख देते हैं यहां, काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद ये कहाँ है? तो यहां लिख देते हैं पानीपत। काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। और बात करें बाबरी मस्जिद का निर्माण, प्यारे बच्चों याद रखना है, बाबर ने नहीं करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति क्या नाम था? मीर बाकी ने कराया था। याद रखना। तो ये आज महत्वपूर्ण चीजें हमने बाबर के समय की देख ली। इम्पॉर्टेंट जो चीजें थी हमने चित्रकला की दृष्टि से सारी चीजें आपको बता दी हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बाबर की जीवन परिचय से जुड़ी सारी जानकारी इसमें आप में है। आप अच्छे से इसको पढ़ाई करके अपने पास सुरक्षित रखना। पेपर में इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको करके आएंगे। अब अगली कड़ी में हम हुमायूं को देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।